नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कहानी चौपाल में। आज की कहानी का नाम है अंधविश्वास। विपिन बाबू एक बैंक के कर्मचारी थे। शहर से थोड़ी दूर पर उनका गांव था। उनकी पत्नी ज्यादातर अपने गांव में ही रहती थी। उनकी बेटी ऋचा करीब 17 साल की रही होगी। प्राइवेट हाई स्कूल की परीक्षा दे रही थी। विपिन बाबू के 4 बेटे थे। सबसे बड़ा मोहन विकास अधिकारी था। विपिन बाबू के मकान की छत से लगी हुई मेरी भी छत थी। मैं भी बैंक में ही टाइपिस्ट थी। एक दिन ऋचा खुश मेरे पास आए, भाभी जी, भैया की शादी तय हो गई है। कल हम सब लोग शादी में गांव जा रहे हैं। आप भी चलिए न। तू जा, मेरी छुट्टियां थोड़े ही हैं, कहकर मैंने उसे टाल दिया। सबसे छोटी और इकलौती बेटी होने के कारण ऋचा अपने माँ बाप और भाइयों की बहुत दुलारी थी। बड़ा भाई मोहन उसे बहुत प्यार करता था। जब भी वो गांव से आता, भाभी लाने की बात चलने पर वो उसे बड़े प्यार से थपथपा कर कहता, बहुत जल्दी आएगी तेरी भाभी। आते ही पहले ही दिन उसको समझा दूंगा मैं, देखो भाई, ऋचा मेरी प्यारी बहन है। इसे एक शब्द भी कभी कड़ा मत कहना। मेरे बच्चे की तरह है यह। ऋचा यह सुनकर खुशी से नाच उठती। यही कारण था कि भाभी के आने की बात सुनकर उसका तन मन खुशी से नाच उठा था। ऋचा को कई बार टाइफाइड हो चुका था। उसका मस्तिष्क बीमारी के कारण कुछ कमजोर हो चला था। यही कारण था कि विपिन बाबू परेशान होकर स्कूल में कई बार फेल होने पर उसको प्राइवेट परीक्षा ही दिला रहे थे। तीसरे दिन गांव से लौटकर ऋचा अपने स्वभाव के अनुसार मेरे पास आए तो उसके गुलाबी हंसमुख चेहरे पर परेशानी झलक रही थी। उसके खूबसूरत चेहरे पर पीड़ा फैली हुई थी। कैसी है तेरी भाभी? खूब मजा आया होगा न? मेरे लिए मिठाई लाई है? मैंने प्यार से पूछा। मिठाई? कभी नहीं, नई भाभी जो आ गई है, अब मिठाई कभी नहीं मिलेगी। भाभी जी ने मुझे बहुत डांटा। मुझसे दाल में नमक ज्यादा हो गया था। अब मैं क्या करूं? क्या नदी में कूद पड़ूं? कहकर उसने मुझे झिंझोड़ दिया। ऋचा, तू क्या कह रही है? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। किसी भी छोटी सी बात का इतना बुरा नहीं मानते। तेरी तबीयत ठीक नहीं मालूम देती। अरे, तुझे तो तेज बुखार भी है। जाकर आराम कर। मेरे कहने पर ऋचा चली गई और मैं अपने काम में व्यस्त हो गई। शाम को मैं दफ्तर से लौटकर कमरे में आई ही थी कि विपिन बाबू के घर से चीखें और फिर बहुत शोरगुल सुनाई देने लगा। मैं चाय पीना भूलकर उनकी छत से लगी मुंडेर पर जा खड़ी हुई। विपिन बाबू की छत का दृश्य बहुत ही बुरा था। तिमंजिले की छत के किनारे पर बैठी ऋचा पागलों की तरह चीख चीख कर नीचे कूदने का प्रयास कर रही थी। वो कभी हंसती, कभी रोती। उसके बाल खुले थे और चेहरे पर पूरे पागलपन के लक्षण थे। उसको किसी प्रकार खींचकर विपिन बाबू नीचे ले गए और कमरे में बंद कर दिया। ऋचा की माँ रोती हुई बोली, बहन जी, सुबह से यह कुछ बहकी बहकी बातें कर रही थी। मैंने सोचा गांव में किसी से किसी बात पर नाराज होकर बड़बड़ा रही होगी। लेकिन दोपहर के 12 बजते बजते यह खूब जोर से रोने और बाहर भागने लगी। अब मैं क्या करूं? बहन जी, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आप घबराइए नहीं, मुझे तो लगता है कि इसे किसी बात का धक्का पहुंचा है। इसको जल्दी लखनऊ ले जाकर किसी मानसिक इलाज करने वाले डॉक्टर को दिखाइए, नहीं तो इसकी हालत खराब हो जाएगी। अभी मैं ऋचा की माँ को सुझाव दे ही रही थी कि सामने रहने वाले नए किराएदार पंडित जी हौंफते हौंफते आ पहुंचे। भाभी जी, काम हो गया, ओझा महाराज मिल गए। जरा सी देर में ही ऋचा ठीक हो जाएगी। ओझा महाराज ने अपना काम आरंभ किया। उन्होंने एक थाली में फूल रखकर ढेर सारा गुग्गुल और लोबान सुलगा दिया। चारों तरफ धुआं फैलने लगा। अब ऋचा को, जो कमरे में बंद थी, खोला गया। ओझा महाराज के सामने कई लोग उसे पकड़कर बैठ गए। वो अपने को छुड़ाने के लिए हाथ पैर मारने लगी और वहीं पास में रखे ओझा महाराज के डंडे को उठाकर उन्हीं की पीठ पर दे मारा। अचानक इस मार से ओझा महाराज बिलबिला उठे, देखा आप लोगों ने? यह कोई छोटा मोटा भूत पिशाच नहीं है। चलते समय ही मैंने यह समझ लिया था कि यही होगा और एक मंत्र पढ़कर मैंने उस पर चोट कर दी थी। इसीलिए इसने मुझे मारा है। आप चिंता न कीजिए, अभी मंत्र मारकर मैं इसकी शक्ति अपनी मुट्ठी में जकड़ लेता हूँ। हाँ, आप लोग इसको संभाल नहीं पाएंगे, इसलिए चारपाई पर लिटाकर रस्सी से इसके हाथ पैर इतने जकड़ दीजिए कि यह तनिक भी न हिलने डुलने पाए। नहीं। ऋचा आंखें निकालकर जोर से चीखी। उसके दोनों पैर चारपाई तथा हाथ खिड़की की छड़ से बांध दिए गए।
अब ओझा महाराज अपने झोले में से एक दोना निकालकर विपिन बाबू को देते हुए बोले, लीजिए, यही मेरा प्रसाद है। इसमें 5 बताशी हैं। इसे मैं घर से ही अभिमंत्रित करके लाया हूँ। बस यही दवा है। इसमें से 2 अभी, 2 कल सुबह और 1 परसों सुबह। अब बताशा खिलाकर ओझा महाराज ऋचा पर धीरे धीरे अपना मंत्र पढ़कर फूंक मारने लगे। लोगों ने आश्चर्य से देखा कि ओझा के फूंक मारते ही बस 5 मिनट में ऋचा ने धीरे धीरे चुप होकर अपनी आंखें बंद कर लीं। ऋचा के शांत हो जाने पर ओझा महाराज मुस्कुराए और मूंछों पर ताव देते हुए बोले, देखा आपने, मंत्र ने काम करना शुरू कर दिया। ब्रह्मपिशाच शांत हो गया, लेकिन कम से कम 3 दिन इसी तरह इसे रखना होगा। हाँ, 2000 रुपये पूजा के लिए चाहिए या मैं जो सामान कहूँ वो मंगवा दीजिए। बात ऐसी है कि अब 3 दिन ब्रह्मपिशाच के साथियों, बरातियों को न्योता खिलाना पड़ेगा, तब कहीं जाकर छोड़ेगा यह। जो भी खाना यह खाना चाहे, चम्मच से इसके मुंह में डाल दीजिए। जरूरी काम होने पर रस्सी खोलकर फिर इसी तरह बांध दी जाए। तीसरे दिन मैं ही आकर इसे पूरी तरह खोलूंगा। किसी डॉक्टर की दवा न खिलाएं पिलाएं, नहीं तो यह ब्रह्मपिशाच इसी को ही नहीं, सारे कुटुंब को निगल जाएगा। विपिन बाबू, पढ़े लिखे इंसान होकर भी आप इन ओझा और मौलवियों के चक्कर में पड़ रहे हैं। मेरी बात मानिए तो ऋचा को जल्दी ही टैक्सी से लखनऊ ले जाइए। मेरी बात अनसुनी करके विपिन बाबू ने कहा, जिस पर मुसीबत आती है वही उसका दर्द जानता है, दूसरा नहीं। और वो तेजी से ओझा महाराज के साथ बैंक की तरफ चल दिए। शाम को दफ्तर से लौटी तो लोगों ने बताया कि ऋचा तब से बराबर आंखें बंद किए बड़बड़ा रही है। खाया पिया कुछ भी नहीं, किंतु चीखी चिल्लाई भी नहीं। ओझा महाराज का प्रताप है कि उन्होंने अपने मंत्र के बल से ब्रह्मपिशाच को शांत कर दिया। 2000 रुपये ही तो लिए बेचारे ने, बेटी के प्राण तो बचा दिए। सुनकर विश्वास तो नहीं हुआ, लेकिन करती क्या, चुपचाप अपने काम में व्यस्त हो गई। दूसरे दिन शनिवार की शाम को दफ्तर से लौटकर अपने घर लखनऊ जाने के लिए मैं अपनी अटैची ठीक कर रही थी कि विपिन बाबू का बड़ा बेटा मोहन आ खड़ा हुआ। बहन जी, ऋचा अब नहीं बचेगी। क्या बात है? वो तो अब ठीक हो रही थी। मैं चौंक पड़ी। अरे, वो फरेबी जालसाज निकला। उसी को बुलाने तो मैं गया था। तब पता चला कि वहाँ इस नाम का कोई आदमी नहीं रहता। अच्छा, मैं तो पहले ही समझ रही थी कि ये सब जरूर जालसाज हैं। अरे हाँ, अब ऋचा का क्या हाल है? क्या ऋचा उसी तरह बंधी पड़ी है? नहीं बहन जी, अब उसे खोल दिया गया है, लेकिन जगह जगह रस्सियों से उसके हाथ पैर में नीले निशान पड़ गए हैं। उसका रंग काला हो गया है और शक्तिहीन सी आंखें बंद किए वो पड़ी है। मोहन ने ऐसी याचना भरी दृष्टि से मुझे देखा कि मैं अंदर तक करुणा से भर उठी। नतीजा यह हुआ कि उसी वक्त हम लोग ऋचा को लेकर लखनऊ चल दिए। वहाँ एक मनोचिकित्सा के विशेषज्ञ मेरे परिचित निकल आए। उन्होंने फौरन ऋचा को देखा। उन्होंने बताया कि ऋचा को ओझा ने बताशा किसी ऐसी नशीली चीज में डुबो कर दिया था जिससे उसे नींद आ रही है। ब्रह्मपिशाच नहीं, इसे किसी बात का गहरा आघात लगा है। जो लोग दिमाग से कमजोर होते हैं, आघात खाकर अपना संतुलन खो बैठते हैं। आप लोगों की आंखें समय से खुल गईं, नहीं तो ओझा के चक्कर में आपकी बेटी के प्राण निकल जाते और आप बस हाथ मलते रह जाते। 1 माह तक उस डॉक्टर की दवा करने से ऋचा बिल्कुल ठीक हो गई। अब वो बाकायदा अपनी परीक्षा दे रही है। तब से उसके परिवार वालों ने कान पकड़ लिया है कि वे किसी ओझा और पंडित का विश्वास नहीं करेंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? अगर अच्छी लगे तो शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।